हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 10th क्लास, नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने हमारा कार्बन एंड इस कंपाउंड को फिनिश कर लिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मेटल एंड नॉन मेटल्स। हमारा सबसे पहले कि एलिमेंट क्या होता है। हमारी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट इज ए सब्सटेंस हुज एटम्स ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मतलब हमारा एलिमेंट सब्सटेंस वो एलिमेंट है जिसके अंदर एटम्स, एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स में सब में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। अब हमने हमारी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ मेटल्स, सेकेंड इज़ हमारा नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज़ हमारा मेटलॉइड्स। मेटल्स क्या होता है? मेटल्स हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मेटल्स हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं और उसके बाद मेटलॉइड्स हैं। मेटल्स क्या होता है? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। मेटल ऑलवेज लॉस द इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। अब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी एटम होता है, उसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए होती है। और उनको स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब उनका ऑक्टेट पूरा होता है। तो मेटल्स अपना ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए, पूरे 8 करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, तो उनको हम मेटल्स बोलते हैं। दोबारा बता रही हूँ, मेटल्स ऑलवेज लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करते हैं बिकॉज टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। इसी तरीके से जो हमारी नॉन मेटल्स होती हैं वो हमेशा गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर गेन करते हैं तो वो हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। अब जिस तरह से मेटल हमारा लॉस करता है अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसी तरीके से हमारा जो नॉन मेटल्स होती हैं वो भी हमारा गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को टू अटेन द स्टेबिलिटी और टू कंप्लीट द ऑक्टेट। अब होती है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हमारे वो होते हैं जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी, दोनों की कंबाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब हमारी मेटल्स हैं, सबसे पहले हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकली वो अपीयरेंस है, फिजिकली कैसे दिखती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकली वाइज, हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। अब कोई भी मेटल है एग्जिस्ट कैसे करे? फिजिकल स्टेट क्या होती है? या तो वो सॉलिड में होगी या फिर लिक्विड में होगी। तो हमारी फिजिकल मेटल्स होती हैं हमेशा सॉलिड स्टेट में होती हैं, वो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज मर्करी। मर्करी इज ऑलवेज इन द लिक्विड फॉर्म एंड गैलियम भी हमारा लिक्विड की फॉर्म होता है। गैलियम का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, इतना होता है कि अगर हम इसको अपने हाथ पे, हथेली पे रखते हैं तो ये तब भी मेल्ट हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो एक्सेप्शन 2 है हमारे। मोस्टली मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट बट मर्करी एंड द गैलियम इज लिक्विड इन स्टेट, दैट्स आर द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन। शाइन प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करती है? हमें पता है हमारी जो मेटल्स होती है हैव ए शाइनिंग सरफेस, जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं, गोल्ड है, प्लैटिनम है, सिल्वर, इनकी ज्वेलरीज बनाते हैं तो ये शाइन करती हैं। तो मेटल्स हमेशा शाइनिंग प्रोड्यूस करती हैं। एक्सेप्शन इज लेड। लेड शाइन प्रोड्यूस नहीं करता है, ये एक एक्सेप्शन है। और जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, सो ध्यान से देखो, बी केयरफुल। नेक्स्ट, हार्डनेस। अब हमारी मेटल्स होती हैं जनरली, मैं जनरली वर्ड यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, मेटल्स आर जनरली हार्ड इन द नेचर। हार्ड होती है। अब ये हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमारी मेटल्स होती हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होंगे। अब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होगी तो वो चीज़ सॉलिड होगी, सॉलिड होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारी हार्ड होगी। तो जो मेटल्स हैं जनरली हार्ड इन द नेचर। एक्सेप्शन है हमारा, इसके अंदर सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होती है, इतनी सॉफ्ट होती हैं अगर हम नाइफ से कट करें तो ये ईजिली कट हो जाते हैं। तो सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल्स एंड द रेस्ट ऑफ द आर हार्ड मेटल्स। नेक्स्ट वन इज योर मैलेबिलिटी। अब मैलेबिलिटी क्या होती है? अब क्या होता है कि जितनी मेटल्स होती है उनको हम हैमर के साथ बीट करके, हैमर के साथ, हथौड़े के साथ पीट कर उनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उसको हम वो बोलते हैं मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी। तो मेटल्स हैं उनको हम बीट करके हैमर के साथ पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारी मेटल्स मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करती हैं। और जो गोल्ड है और सिल्वर है जिनकी हम ज्वेलरीज बनाते हैं वो मोस्ट मैलेबल, मतलब इनके अंदर जो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनको हम ईज़िली बीट करके शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डक्टिलिटी। अब जो डक्टिलिटी है और मैलेबिलिटी है दोनों बहुत ज़्यादा को रिलेट करती हैं एक दूसरे के अंदर। मैलेबिलिटी में क्या बोला मैंने कि मेटल्स को बीट करके हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम, ये गलती से हो गया, वायर्स आएगा आपका यहाँ पे, इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो डक्टिलिटी को हम क्या करेंगे, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतली पतली वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक वायर होती हैं, एल्युमिनियम्स की होती हैं, कॉपर्स की होती हैं, जो हम इलेक्ट्रिसिटी पासेस के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके से। तो मैलेबिलिटी में हम शीट्स में कन्वर्ट करेंगे और डक्टिलिटी में हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं बीट करके। नेक्स्ट वन इज़ योर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो लास्ट में अभी मैंने बोला कि आपकी जो मेटल्स होती है हार्ड होती हैं। हार्ड क्यों होती हैं? क्योंकि उनके बीच में जो मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आयंस के बीच में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी डेफिनेटली हाई होगा। तो एक चीज़ों को कोरिलेट किया करो। तो हमारा क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल आर वेरी वेरी हाई, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, पीछे मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम बहुत सॉफ्ट मेटल होती है, अगर वो सॉफ्ट होंगे तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा लो होगा। तो जो सोडियम है और पोटेशियम है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल्स। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मेटल्स की जनरली हाई होती है। अब देखो मेटल्स क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया कितने एटम्स आएंगे। अब हमें पता है कि जैसे ये हमारा इतना स्पेस है तो ये मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इसके अंदर सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। लेकिन जो हमारा लिक्विड होता है इसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखो सॉलिड के अंदर इतने एरिया में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं क्योंकि ये देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। इतनी स्पेस में यहाँ पे 3 या 4 ही मॉलिक्यूल्स आते हैं, लेकिन इतने स्पेस में आप बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसीलिए पर यूनिट एरिया जो आपका ऑक्यूपाई करने का मॉलिक्यूल्स में इन सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन द एक्सेप्शन फिर आ गया है यहाँ पे, सॉलिड सॉफ्ट होते हैं। अभी मैंने बोला सॉफ्ट होते हैं तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर मेटल। सोडियम एंड द पोटेशियम हैज़ अ लो डेंसिटी। नेक्स्ट है हमारा सोनोरस। अब ये सोनोरस क्या होता है, जैसे कोई भी मैंने आपकी आयरन की रोड ली है और उसको मैं ऊपर से नीचे फ्लोर पे डाल रही हूँ तो क्या आएगी, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं जब भी किसी हार्ड सरफेस से, किसी फ्लोर से स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड आती है, उसको सोनोरस बोलते हैं। सो मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। तो अब है थर्मल एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हमारा हीट, और इलेक्ट्रिकल का मतलब आप जानते हो कि उसमें से करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स में से बहुत अच्छे से हीट पास होती है और बहुत अच्छे से करंट पास होता है। लेकिन हमारी जो सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर और जो कॉपर में से इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत अच्छे से पास होती है। लेकिन जो लेड और मरकरी है, एक्सेप्शन है आपका, लेड और मरकरी आर द पुअर कंडक्टर, उनमें से बहुत ना के बराबर आपकी इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट होती है। तो ये याद रखना, आपके एक्सेप्शंस हैं, सिल्वर एंड द कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द लेड एंड द मरकरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके ये 1 वाक में क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सेप्शन में जितने भी हैं, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं, अब आपके जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जब भी आपकी कोई मेटल है एयर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, मेटल है आपकी, कोई भी मेटल है
वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो MO2 आपका ऑक्साइड फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं दैट ऑल आर द बेसिक इन नेचर। अब हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मेटल की वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभी बताया मैंने रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म होगा आपका मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। अब देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया आपके। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कॉपर आपकी एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये आपका कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और कॉपर ऑक्साइड हमेशा ब्लैक कलर की होती है, तो रिमेंबर दिस थिंग। तो कॉपर ऑक्साइड इज ऑलवेज इन द ब्लैक कलर। नेक्स्ट वन है जब आपकी एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो इस तरीके से जितनी भी आपकी मेटल हैं रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो आपकी मेटालिक ऑक्साइड्स फॉर्म होती करती हैं। अब आपका नेचर ऑफ जो ये ऑक्साइड्स फॉर्म हुए तो इनका नेचर क्या है। अभी मैंने बताया कि मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, जनरली मतलब मैं सबको नहीं बोल रही हूँ लेकिन मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन द नेचर। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है और जिंक ऑक्साइड। एक्सेप्शन को थोड़ा ध्यान से देखा करो। जो आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है और जिंक ऑक्साइड होती है दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक करेक्टर भी शो करते हैं और बेसिक करेक्टर भी शो करते हैं, उनको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। These oxides are amphoteric because they show the property of both basic oxides as well as एसिडिक ऑक्साइड। तो दोनों की प्रॉपर्टी जो शो करते हैं तो उनको हम बोलते हैं आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो जिंक है और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होंगे दे आर एम्फोटेरिक इन द नेचर। अब हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब देखो हमें ये अच्छे से पता है जब ऑक्साइड है, जब एसिड है बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बनता है, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है दिस इज़ ए सोल्ट। अब ये सोल्ट बना है, अगर ये एसिडिक है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारा बेसिक का। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर में है तो ये आपका सोल्ट फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl फॉर्म होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में आपका वाटर निकलेगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है जो एल्यूमिनियम, यहाँ पे ये हमारा बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी हमारी एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ये एक सोल्ट ही फॉर्म होगा। तो इस यहाँ पे आप क्या देख रही हो कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एक बार एसिडिक नेचर शो कर रहा है और एक बार बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो इसलिए जो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हमारी जो मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनता है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है तो हमने मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। ये पता है कि जब मेटल्स हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी तो मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब क्या हो जाते हैं जो ये मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होती है, जैसे ये हमारी मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गई है मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये फर्दर पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं और आपका मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं। बट सारी की सारी मेटल्स ऐसा नॉट रिएक्ट्स विद द वाटर। पहले क्या पढ़ा हमने कि मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस किया वहाँ से मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, सम मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी से फिर से रिएक्ट करेंगी और आपका मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। बट ऑल मेटल्स टू रिएक्ट विद वाटर। अब चलते हैं, देखो मेटल ने वाटर से रिएक्शन किया, यहाँ पे हमारी मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब जो ये मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हुई है फर्दर रिएक्ट करेंगी वाटर के साथ, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगी। ये मैंने दोनों रिएक्शन एक रिएक्शन में ही आपकी शो कर दी है। जैसे ये 2K मेटल ने रिएक्ट किया तो ये वाटर एक्सेस ले लिया हमने, दोनों बार वाटर से ही रिएक्ट करना है। तो ये आपका साथ में बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज एल्कली दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है। दोबारा रिकैप कर रही हूँ।
जब आपकी मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल ऑक्साइड्स बनेंगे एंड दैट मेटल ऑक्साइड आर फर्दर सॉल्युबल इन द वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से यहाँ हाइड्रोक्साइड होगा और साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे ये कैल्शियम करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रोड्यूस होता है, और इसी तरीके से आयरन, मैंने ये दो रिएक्शन एक ही रिएक्शन में शो की हुई हैं। अब हैं हम आपके कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हैं मेटल्स लाइक जैसे हमारी जो मेटल्स होती हैं, सोडियम है और पोटेशियम है, रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर वेरी वायलेंटली। ये सिर्फ ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर लेती हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये पोटेशियम और सोल्ट है ठंडे पानी से ही रिएक्ट कर लेती हैं, बहुत वायलेंटली, बहुत विगरसली रिएक्ट करती हैं। अब ये जब रिएक्ट करती हैं तो इतनी वायलेंट हो जाती हैं और इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन द लॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट इज़ रिलीज्ड। तो जब ये रिएक्शन होती है आपकी सोडियम की और पोटेशियम की कोल्ड वाटर से, तो हमारी रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है और एक्सोथर्मिक होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उस टाइम पे वो ईजिली कैच द फायर, दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर सो ईजिली। आपकी आग लग सकती है वहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज़ लेस वायलेंट। जो कैल्शियम की रिएक्शन होती है वो पानी के साथ एज़ कम्पेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम वो लेस वायलेंट होती है, उससे इतनी हीट नहीं निकलती है कि आपकी हाइड्रोजन फायर कैच कर ले। आपका सोडियम और पोटेशियम में क्या था कि इतनी हीट निकल रही थी कि जो हाइड्रोजन है हमारी ईजिली से कैच कर लेती थी फायर को, लेकिन कैल्शियम के केस में इतना नहीं होता, हीट है ठीक अमाउंट में निकलती है, इतनी नहीं है कि आपकी आग लग जाए वहाँ पे। अब है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो मैग्नीशियम हमारा ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये गर्म पानी से रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है हाइड्रोजन। रिमेंबर दिस थिंग, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है आपका मेटल जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ना तो ये ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगी ना ये गर्म पानी से। कौन कौन सी मेटल्स, एल्युमिनियम, आयरन एंड द जिंक मेटल्स डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये किसी भी पानी से रिएक्ट नहीं करेंगी, दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगी एंड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड इन द हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है आपका जैसे मेटल होगी, लेड होगी, कॉपर होगी, सिल्वर होगी एंड गोल्ड, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये ना ठंडे पानी से रिएक्ट करेंगी, ना गर्म से, ना स्टीम से, ये किसी पानी से रिएक्ट नहीं करेंगी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा जो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मेटल रिएक्ट करेंगी डाइल्यूट एसिड के। लास्ट में मैंने आपकी लास्ट चैप्टर में बताया था कि डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, जहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है एसिड से, उनको हम डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। तो जब आपके मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करते हैं तो हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है, सोल्ट फॉर्म होगा और वहाँ से आपकी हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट वन इज़, अब हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ गया। ये एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, अभी हमने बोला कि जब आपकी मेटल है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने बाकी एसिड जो है नाइट्रिक एसिड को ले लिया है, नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है HNO3। अगर हमने नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर लिया एज एसिड तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। अब ऐसा क्यों होता है भाई, नाइट्रिक एसिड में बाकी केस में रिलीज़ हो रही है, नाइट्रिक एसिड में ऐसी क्या खास बात है कि हमारी रिलीज़ नहीं हो रही है हाइड्रोजन गैस। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन गैस is not evolved when a metal reacts with a nitric acid. Is this because नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो अपने ऑक्सीजन दूसरों को डोनेट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है।
मतलब अपने ऑक्सीजन है जो दूसरों को दे देता हो, खुद रिड्यूस हो जाता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो जैसे हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये अपना एक ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को दे देता है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, वाटर। तो इस तरीके से जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो नहीं निकल पाती है, क्योंकि हाइड्रोजन को एक और ऑक्सीजन मिल गया है और वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। देखो, इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर। ये आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी हो सकती है, N2, NO, NO2। आई बात समझ में। वाटर को वो क्या कर देगा, बट ऑक्सीडाइज करके वाटर में बना देगा और खुद रिड्यूस होकर किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड, व्हाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। नेक्स्ट वन इज, अब हमारी, लेकिन अब ये एक्सेप्शन में फिर से एक्सेप्शन आ गया। अब ये एक्सेप्शन गया, लेकिन अगर हम नाइट्रिक एसिड को डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब कि पानी की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं और एसिड की कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, तो उस टाइम पे कुछ एक मेटल्स जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज, डिफरेंस है यहाँ पे, इसको मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं और मैंगनीज को हम Mn से डिनोट करते हैं, रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3, तब ये हाइड्रोजन गैस दे देगा। अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लिया देन नाइट्रिक एसिड रिलीज नहीं होने देगा उस टाइम पे हाइड्रोजन गैस, लेकिन अगर हम डाइल्यूट कर लेते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो उस टाइम पे मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है उस टाइम पे। तो ये एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। अब हमारी मेटल का सोल्यूशन है वो अदर मेटल सोल्ट से रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है। अब देखो, मेटल हमने क्या किया, रिएक्ट करवाई है, मेटल ए ले लिया लेकिन सोल्ट सोल्यूशन दूसरी मेटल का ले लिया, एक मेटल ले ली है और सोल्ट सोल्यूशन हमने दूसरी का, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो सोल्ट बन जाएगा, वो सोल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए का बन जाएगा और मेटल बी आपकी निकल जाएगी। सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत आसान है। इस आयरन ने इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो आयरन है उसकी रिएक्टिविटी है जो आपकी कॉपर से बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको, मतलब इसको बोल सकते हैं ये बहुत ताकतवर है, इसलिए इसने कॉपर को यहाँ से हटाया और इसकी पोजीशन की जगह अपनी पोजीशन ले ली। ऐसे फेरस सल्फेट, ये कॉपर को निकाल दिया। तो ये एक तरीके रिएक्टिविटी सीरीज़ है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये क्या होगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ने जो लेस रिएक्टिव या फिर स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है एक सोल्ट सॉल्यूशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम ये सब देखते हैं हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, यहाँ से कि हमारी जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी, कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। यहाँ पे देखिए, ये आपका ये जो ऊपर वाली है पोटेशियम है, सोडियम है, आपकी मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन, टिन, लेड, दैट आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन हाइड्रोजन से। और जो नीचे वाली होती है कॉपर, मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, ये बहुत लेस रिएक्टिव होती है। अब इसको याद करने का एक बहुत ही मज़ेदार सी ट्रिक है, बताती हूँ, ध्यान से सुनो। ये हो गया पोटेशियम, सोडियम। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, please stop calling me a zebra, instead try learning। अब देखो, instead try learning how, एच से हाउ हो गया, हाउ कॉपर, यहाँ मरकरी को आप ड्रॉप कर सकते हो, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, कि बहुत ही आसान है। तो दोबारा बोलती हूँ, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो इस तरीके से आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद कर सकते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आगे हम अगली वाली रिएक्शंस में बहुत काम आएगी। जब आप कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो, किसी तरीके की रिएक्शन करते हो, उसमें आपको पता होना चाहिए कि विच ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी या नहीं करेगी। फॉर फर्दर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड द शेयर माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।